Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Usman Salim, I am from UGI Chemistry Department. बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, आपको पता है, ठीक है। और इस बीमारी में, इस वायरस में शिद्दत आती जा रही है, इंटेंस होता जा रहा है। तो हम फिर अपनी स्टडीज़ भी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप सीरियस लीजिएगा क्लासेस को, अपने लेक्चर्स को सीरियस लीजिएगा, डेली अपना लेक्चर ज़रूर सुनिए। 40 मिनट्स को आपने जो है वो फॉरवर्ड करके नहीं सुनना कि मैं जल्दी 40 मिनट्स के लेक्चर को मैं 20 या 10 मिनट्स में कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता चल रहा है, कुछ ऐसे केसेस भी हैं। तो आप पूरे 40 मिनट्स दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कॉलेज में क्लास में अपना टाइम स्पेंड करना था, ठीक है। तो कल हमने अपना कंप्लीट किया था जो है वो टॉपिक अपना, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे। हमने कल ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके बाद इसकी डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कस की थी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दी थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसके बाद हमने इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखा क्या कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, और इस रिलेशन को फिर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और उसके बाद फिर हमने दो गैसेस ली, गैस 1 गैस 2, दोनों के लिए इस इक्वेशन को अरेंज किया, R1 स्क्वायर रूट D1 इक्वल टू के, और दूसरी इक्वेशन थी R2 स्क्वायर रूट D2 इक्वल टू के। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया और हमारे पास जो फॉर्म आ रही थी दैट वाज R1 बाई R2 इक्वल होगा स्क्वायर रूट D2 बाई स्क्वायर रूट D1। फिर हमने कहा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इस चीज़ के ऊपर अगर आप प्रीवियस लेक्चर आपने सुना, मैंने डिस्कशन भी की थी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने डेंसिटी की जगह कैपिटल M लिख दिया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी R1 बाई R2 इक्वल था स्क्वायर रूट M2 बाई स्क्वायर रूट M1। और फिर हमने इसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया कैसे, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ग्लास ट्यूब ली, दोनों ट्यूब्स के जो दोनों एंड्स थे, एक एंड पे आपने एक कॉटन प्लग लिया, उसे NH3 में भिगोया और एक एंड पे प्लेस कर दिया। उस ग्लास ट्यूब के दूसरे ओपन एंड पे आपने क्या किया, कॉटन प्लग लिया, HCl में भिगोया और दूसरे एंड पे आपने प्लेस कर दिया। दोनों एंड से वेपर्स बने और मूव करते करते जहां पे आगे मिले वहां पे आपको वाइट फ्यूम्स नजर आने शुरू हो गए, बादल, धुआं सा नजर आना शुरू हो गया। और वो किस वजह से था, क्योंकि NH4Cl बन रहा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो डिस्टेंस NH3 के वेपर्स ने कवर किया वो रेट ऑफ डिफ्यूजन था, जो डिस्टेंस HCl के वेपर्स ने कवर किया वो रेट ऑफ डिफ्यूजन था HCl के लिए। दोनों के मोलर मैसेज हमें पता थे, हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की और हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा था, 1.46 आई गेस ये आंसर था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था कि आपने खुद से करनी है। अननोन गैस थी, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन के लिहाज से बता दिया गया था, मोलर मैस आपको हाइड्रोजन का पता था, अननोन गैस का मोलर मैस आपने मालूम करके गैस के बारे में बताना था। दैट वाज एन ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। तो मैंने आपसे कहा था वो खुद आपने देखनी भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। और टाइम जो कि हमें पता है हमारे पास नहीं होता, तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहने की बजाय हम कहते हैं जी KMT, ठीक है, हम इसे KMT भी कहते हैं। अब देखिए आपने जनरल गैस इक्वेशन भी पढ़ी थी। जनरल गैस इक्वेशन कहती थी PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, लेकिन वो एक जनरल फॉर्म थी जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन बता रही थी। अब यहाँ पे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, हमने जनरल गैस इक्वेशन को क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना है, या बिहेवियर ऑफ गैसेस को हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना है। तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, टू स्टडी बिहेवियर ऑफ गैसेस क्वांटिटेटिवली, कि हम
क्वांटिटेटिवली गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिवली मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा या कम होगा, और या कितना टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इस टॉपिक के स्टार्ट में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। उस पैराग्राफ में कुछ MCQ वाइज इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद हम जो है वो इक्वेशन को जनरल KMT को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वो बात करेंगे MCQ के लिहाज से पैराग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ, और इस पैराग्राफ में अगर कुछ पूछा गया तो विद रिस्पेक्ट टू MCQ ही पूछा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं जी कि बर्नौली थे जिन्होंने KMT, अच्छा ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ को, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है आपका, जो बाकी चैप्टर है उसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हमें रोड मैप मिल जाएगा कि जो हमारा थर्ड चैप्टर बाकी आगे टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक में हम सीखने क्या जा रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पैराग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पैराग्राफ एक्चुअली आपको ये बताएगा कि बाकी सारे चैप्टर में आपने क्या सीखना है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे क्या, आप वो आपको बताते हैं कि बर्नौली थे, ठीक है, जो कि 1738 में इन्होंने क्या किया, KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके पास्टुलेट्स अभी हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गेव KMT। KMT का मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ज़रा बेटे साथ साथ रहिएगा। इन्होंने KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसके पास्टुलेट्स अभी आप पढ़ेंगे, वो बर्नौली ने डिस्कस करवाए, बर्नौली ने इंट्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्लासियस आए, और क्लासियस ने क्या किया, इन्होंने KMT को स्टडी करते हुए काइनेटिक इक्वेशन दी, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेक्स्ट थे जी क्लासियस, और क्लासियस ने क्या किया, 1857 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने काइनेटिक इक्वेशन दी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेव काइनेटिक इक्वेशन। क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, और काइनेटिक इक्वेशन KMT के पास्टुलेट्स को पढ़ते हुए, उसके रिजल्ट्स को मिलाते हुए काइनेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इन्होंने क्या काम किया। ये सारे MCQ वाइज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटे मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया। मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, KMT के पास्टुलेट्स आज डिस्कस करेंगे। माइट पॉसिबल के क्लासेस ने जो काइनेटिक इक्वेशन दी उसे भी आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में ही हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके लिख रहा हूँ जी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसके बाद बेटे ये जो काम था ये मैक्सवेल का काम था, तो मैं यहाँ पे मैक्सवेल भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं मिस कर गया हूँ लिखते हुए। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ जी मैक्सवेल, कि मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। मैक्सवेल के बाद बेटे बोल्ट्जमैन थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बताया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बोल्ट्जमैन।
इन्होंने इंफॉर्मेशन दी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, गेव आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, आपने समझ जाना है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, जो कि मैं ऊपर भी लिख चुका हूं। लास्ट में वेंडरवाल थे। वेंडरवाल ने क्या किया, इन्होंने केएमटी के कुछ फॉल्टी पास्टुलेट्स थे उसकी करेक्शन की, और जनाब इन्होंने क्या किया, वेंडरवाल इक्वेशन में जो थी वो अमेंडमेंट की और करेक्ट करके उसे रियल गैस के लिए भी दिया। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपने भी परेशान नहीं होना, सिर्फ ये बोर्ड आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। लास्ट में वेंडरवाल को हम डिस्कस करेंगे। वेंडरवाल्स ने क्या किया, इन्होंने करेक्शन की, या मेड करेक्शन लिख देते हैं। किसमें करेक्शन की इन्होंने जनरल गैस इक्वेशन में या काइनेटिक इक्वेशन में इन्होंने करेक्शन की, और उसके जो फॉल्टी पास्टुलेट्स थे उन्हें अमेंड किया। या मैं इसे लिख दूंगा, मेड करेक्शन इन फॉल्टी पास्टुलेट्स ऑफ KMT। लें जी, अभी तक आप सोच रहे होंगे सर करवा क्या रहे हैं, सर ने लिखा क्या बोर्ड पे, कोई पता नहीं चल रहा कि सर जा किधर रहे हैं। बड़े काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर आप देखें तो स्टार्ट में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। उस पैराग्राफ में कुछ साइंटिस्ट हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन बता दी गई। मैंने उन सारी कंट्रीब्यूशन को पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किया क्या। अब जस्ट आपने याद रखना है, बर्नौली ने KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दी। उसके बाद आए क्लॉसियस, इन्होंने क्या किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स को स्टडी किया और अपने रिजल्ट्स को मिलाते मिलाते काइनेटिक इक्वेशन दे दी। उसके बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में बताया। इसी तरह बोल्ट्जमैन थे, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बारे में बताया। आखिर में वेंडरवाल थे। वेंडरवाल ने क्या किया, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि बर्नौली ने दी थी, इसके पास्टुलेट्स में दो फॉल्टी पास्टुलेट्स थे। वेंडरवाल ने उन फॉल्टी पास्टुलेट्स की करेक्शन की, ठीक है, जो कि KMT में थे। अब बेटा ये पैराग्राफ था, अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्टेप वाइज आगे चलते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अपनी बुक सामने रखिएगा जिस तरह मैंने सामने बुक रख ली, और साथ साथ देखते जाइएगा। KMT के पास्टुलेट्स हैं, मैं सारे यहाँ पे लिख तो नहीं सकता, लेकिन आपसे डिस्कस सारे होंगे। तो सबसे जो पहला पास्टुलेट्स है, मैं अक्सर हेडिंग दे देता हूँ पास्टुलेट्स को, आप भी अपनी बुक पे चाहे हेडिंग दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे KMT के पास्टुलेट्स लिख रहा हूँ, पास्टुलेट्स ऑफ KMT। टोटल 8 इसके पॉइंट्स हैं, वो 8 के 8 मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो बताता जाऊँगा। तो इसका जो फर्स्ट पास्टुलेट है, अक्सर मैं कहता हूँ कि उसकी आप हेडिंग दे दें मॉलिक्यूल्स की। बिल्कुल जी, आप सबसे पहले वाले की हेडिंग देंगे मॉलिक्यूल्स। इस पास्टुलेट्स में आपको बताया क्या जाता है, ज़रा बेटे अपनी बुक पे देखिएगा, मैं रीड भी करूँगा, आप अपनी बुक से सुनिएगा भी, आपको क्लियर भी होता जाएगा। सबसे फर्स्ट वाले पास्टुलेट में वो कहते हैं जी कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, कि जितनी भी गैसेज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट कर रही हैं, और ये जो पार्टिकल है आप इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। बड़ी इजी इंफॉर्मेशन थी, आप स्टार्ट से जानते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, हीलियम, नियोन, आर्गन हैव आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि ये जो एग्जांपल आपको दे दी ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। देखें, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने मॉलिक्यूल और एटम की डेफिनेशन बताते हुए मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो वही सिंपल यहाँ पे डिस्कशन हुई। सेकंड जो पास्टुलेट है, मैं इसे मोस्टली मोशन का नाम दे देता हूँ। सेकंड पास्टुलेट में इन मॉलिक्यूल्स की मोशन को डिस्कस किया जाएगा। तो मैं पास्टुलेट नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अबाउट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ कि मोशन, किसकी मोशन होगी, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को डिस्कस किया जाएगा इस पोस्टुलेट में। ठीक है, तो जरा मैं बुक से रीड करता हूं, आप भी देखिएगा।
द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव हैपाहेजर्डली, इसके बाद क्या करते हैं जी, कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैपाहेजर्डली रैंडमली मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, और जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। किस चीज़ की डायरेक्शन? मोशन की डायरेक्शन। थर्ड जो पास्टुलेट है, मैं मोस्टली इसे प्रेशर का नाम दे देता हूँ। किस चीज़ का प्रेशर? जिस गैस को आप स्टडी कर रहे हैं उस गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो कि वो कंटेनर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पास्टुलेट को मैंने यहाँ पे प्रेशर की हेडिंग दे दी। मैं बोल नहीं रहा, बोर्ड पे लिख रहा हूँ साथ साथ, आप अपनी बुक पे या जो अपने लेक्चर नोट्स बनाएंगे आप लिखिएगा जरूर। थर्ड पास्टुलेट में वो कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, द कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। देखिए बेटे, सेकेंड वाले पास्टुलेट में हमने पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं, हैपाहेजर्डली आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवार के साथ भी टकराते हैं। थर्ड पास्टुलेट में वो कहता है जी जब ये बर्तन यानी कि कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो ये प्रेशर कॉज करते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स की आपस में और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में थर्ड चैप्टर में पढ़ भी लिया होगा अब तक, कि ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद पास्टुलेट नंबर 4 देखिएगा, एम्प्टी स्पेसिस की मैं इसे अक्सर हेडिंग देता हूँ, आप भी बेटे एम्प्टी स्पेसिस लिख लीजिएगा पास्टुलेट नंबर 4। इसके लिए आप लिख लीजिएगा जी कि इस पास्टुलेट्स में गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसिस हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। लें जी, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेसिस लिख दिया मैंने। ठीक है, स्पेल मिस्टेक मेरा ख्याल होगी एम्प्टी लिखते हुए, आप नहीं कीजिएगा, मैंने कर दी, मेरे पेपर नहीं है आपके पेपर। ठीक है, लें जी, एम्प्टी स्पेसिस वो कहते हैं जी कि फोर्थ पास्टुलेट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसिस अमंग देम। कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस है कि वो जिस तरफ मर्जी मूव करें। ठीक है, अब ठीक हो गया जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ पॉइंट नंबर 5 की, के लिए जी नंबर 5 है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब हर पॉस्टुलेट का कहीं ना कहीं रिलेशन प्रीवियस पॉस्टुलेट से होगा। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं हैं। इसका मतलब जितना मॉलिक्यूल्स दूर होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। तो इस पॉस्टुलेट में वो यही बात करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। और ये गलत पॉस्टुलेट है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा, इट्स अ रॉन्ग पॉस्टुलेट्स, ये गलत पॉस्टुलेट है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इतने ज़्यादा इनके दरमियान स्पेसेस हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन नहीं होती। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 में वॉल्यूम को डिस्कस किया जाएगा। मैं भी यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के लिए वॉल्यूम लिख देता हूँ जी। लें जी, आपको बताया जाएगा कि गैस का वॉल्यूम होता क्या है और क्या गैस का वॉल्यूम एक्चुअली होता भी है या नहीं होता। तो ज़रा देखिएगा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कहते हैं जी कि गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो गैस के जो है वो अपेरेंट वॉल्यूम के मुकाबले में तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अब ये पॉस्टुलेट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल के आगे चला जाऊँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। देखिए बेटे, लेट्स से कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस है। लेट्स से कि इट इज़ द गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने पूरे कंटेनर को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो इस वक्त गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ये गैस का अपेरेंट वॉल्यूम है। अगर आप गैस का एक्चुअल वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज का वॉल्यूम हम तब मालूम कर सकते हैं जब उस मैटर के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े हों। इसका मतलब अगर आप गैस का एक्चुअल वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े होने चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं तमाम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ साथ रख दूं तो मे बी कि गैस जो पूरे कंटेनर में है वो इतनी सी जगह ले। शायद मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। वैसे अगर आप देखें तो पूरे कंटेनर में गैस जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दें, एक्चुअल वॉल्यूम देखें, तो वो शायद इस कॉर्नर या इससे भी कम होगा। तो यहां पे यही कहते हैं कि अगर आप एक्चुअल वॉल्यूम देखें तो वो इतना कम है कि अपेरेंट वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इस पॉस्टुलेट में इसी चीज को डिस्कस किया जाएगा। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 6 था। ये भी फॉल्टी पॉस्टुलेट है। ये दो पॉस्टुलेट्स हैं जो फॉल्टी पॉस्टुलेट्स हैं, जिनके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे भी। आप वैसे अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा, दीज बोथ पॉस्टुलेट्स आर फॉल्टी पॉस्टुलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आगे चलें तो पॉइंट नंबर 7, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पॉइंट नंबर 7 को मोशन ड्यू टू ग्रेविटी लें जी, या ग्रेविटेशनल मोशन लिख देते हैं। तो वो यहाँ पे आपसे ये कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होती। ज़रा बेटा पॉइंट को सुन लीजिएगा। द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी एज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन देम। वो कहते हैं जी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा मूव कर रहे हैं, आपस में भी टकराते हैं, बर्तन की दीवार के साथ भी टकराते हैं और फिर भी मूव करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन ग्रेविटी की वजह से भी तो हो सकती है, क्योंकि हवा में है मॉलिक्यूल, जब भी कोई चीज़ हवा में होती है ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अगर बॉडी ज़मीन की तरफ मूव करे या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करे तो उसे ग्रेविटेशनल मोशन कहते हैं। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि गैस का मैस, मॉलिक्यूल्स का मैस इतना कम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके लिए तकरीबन ना होने के बराबर है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के बराबर है तो ग्रेविटी की वजह से इनकी मोशन भी तकरीबन नहीं होती। तो फिर इनकी मोशन होती क्यों है? इनकी मोशन आपस में टकराने की वजह से होती है। ये आपस में टकराते रहते हैं और मूव करते रहते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 को काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये पॉइंट नंबर 8 है मेरे पास। मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया कि यहाँ पे वो क्या बताते हैं। वो कहते हैं जी कि किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिएगा बेटे ज़रा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। आप टेम्परेचर को चेंज करें, वेरी का मतलब चेंज होना, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, वेरी होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अब बेटे ये वो सारी डिस्कशन थी जो कि बर्नौली ने बहुत ज़्यादा स्टडी की और फिर अपनी सारी स्टडी को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम दिया और पोस्टुलेट्स की फॉर्म में बता दिया। इसका मतलब यहाँ तक जो आपने स्टडी किया वो सारी की सारी बर्नौली की कंट्रीब्यूशन थी कि बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी। किसके लिए? गैसेस के लिए। अब नेक्स्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉपिक में होगा। कहते हैं जी कि क्लॉसियस ने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी किया और अपनी सारी जो स्टडी थी
उसे काइनेटिक इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, मैं पहले ज़रा इसको जो है वो सेपरेट कर दूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। तो बेटा ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ। बोर्ड को मैंने सेपरेट कर दिया, अब मैं नेक्स्ट बोर्ड आगे डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अब आरजे क्लासेस थे, आरजे क्लासेस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने केएमटी के पास्टुलेट्स को स्टडी किया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्टडीड पास्टुलेट्स ऑफ केएमटी, केएमटी के पास्टुलेट्स को स्टडी किया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और अपनी सारी रिसर्च को काइनेटिक इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एंड गेव काइनेटिक इक्वेशन। ले जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं काइनेटिक इक्वेशन। बहुत ज़्यादा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सारी स्टडी को काइनेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया। अब वो काइनेटिक इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक इक्वेशन वाज PV इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वेयर या सी स्क्वेयर बार भी आप कहते हैं, विच इज PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वेयर बार। अब ये इक्वेशन जो थी ये आपके पास काइनेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको चलें इसको सही करके लिख लेते हैं ज़रा। सी स्क्वेयर बार है जी, बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में P क्या है आपको पता है, प्रेशर है। V क्या है आपको पता है, वॉल्यूम है। M क्या है, मैं यहाँ पे जो पहली बार चीज़ें आ रही मैं उनके लिए लिखता जा रहा हूँ, ज़रा देखते जाइएगा। इस इक्वेशन में M आपके पास क्या है, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैस ऑफ मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? जिस गैस को आप डिस्कस कर रहे हैं उस गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस। कैपिटल N क्या है? N बेटे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद सी स्क्वेयर बार क्या है, सी स्क्वेयर बार, इसे आप बेटे रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो सी स्क्वेयर बार यहां पे क्या है, सी स्क्वेयर बार डिनोट कर रहा है यहां पे किसको, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है जी यहां पे। अब जो हमारी अगली थोड़ी सी डिस्कशन होगी वो ये समझाने में गुजर जाएगी कि रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी क्या है। और हमने ये जो बोर्ड यहाँ पे लिखा था इसमें से हमने स्टडी कर लिया बर्नौली को भी, इसमें से हमने क्लासेस जो इक्वेशन थी काइनेटिक इक्वेशन उसे भी डिस्कस किया। रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को समझाने के लिए मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, इसका मतलब ये मीन वेलोसिटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटीज का मीन लिया गया। सी यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, जो है वो डिनोट कर रहा है। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स अपवर्ड भी मूव कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाउनवर्ड भी मूव कर रहे हैं।
हर तरफ हर डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अगर मैं इस तरफ मूव करने वाले गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को c1 कह दूं, तो लेट से कि टोटल n1 इतने मॉलिक्यूल हैं जो इस तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरफ मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को अगर c2 कह दूं, तो लेट से n2 मॉलिक्यूल्स इतने हैं जो इस तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह c3 n3 c4 n4 आप कहते जाएं। अब ये जो इक्वेशन थी, ये एवरेज प्रेशर था तमाम मॉलिक्यूल्स का, ये एवरेज वॉल्यूम था तमाम मॉलिक्यूल्स का, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। ये जो वेलोसिटी है ये एक अकेले मॉलिक्यूल की नहीं बल्कि पूरे कंटेनर में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी हमें। दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ही सारा पॉइंट है। ये जो इक्वेशन बनाएगी ये तमाम कंटेनर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज इक्वेशन बनाएगी। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये कंटेनर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है। ली कैसे गई, अब उस तरफ आते हैं। एवरेज वेलोसिटी लेने का या किसी भी चीज़ का एवरेज या मीन लेने का तरीका क्या है, आप क्या करें, लेट से आपने मीन वेलोसिटी लेनी थी, एवरेज के लिए ऊपर बार का साइन दे रहा हूँ, तो आपने करना क्या था, आपने वेलोसिटीज़ को ऐड करना था और जितनी वेलोसिटीज़ हैं उसके नंबर पे आपने डिवाइड कर देना था। यही तरीका है ना कि आप वैल्यूज़ को ऐड करें और उनके नंबर पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटीज़ क्या थी, c1 थी, c2 थी, इसी तरह c3 थी और सो ऑन। c1 जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे उनकी तादाद n1 थी, जो c2 मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे उनकी तादाद n2 थी, जो c3 मूव कर रहे थे उनकी तादाद n3 थी। इसका मतलब मैं एवरेज लेने की तरफ जा रहा हूँ अब। लेकिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्या, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप देखें c1 इस तरफ जा रहे हैं तो c2 मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहे हैं, c2 इस तरफ है। इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज आ गई। और बाय वेक्टर स्टडी अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, अगर तो दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर c1 ज़्यादा है c2 कम है तो जितनी c2 कम है c1 में से सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी कम। मतलब ये कि कहीं ना कहीं पूरे कंटेनर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज जो थी वो कैंसिल आउट हो रही थी और आपके पास एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने अपना लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। मैक्सवेल ने अपना लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा चले मैं इसको रिमूव कर दूं और साथ साथ मैं लिखता भी जाऊंगा यहाँ पे। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटे, आप इससे बोर्ड को स्टॉप करके अगर डायग्राम आपको समझ नहीं हुई तो आप बना लीजिएगा दोबारा से। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू अंडरस्टैंड सी स्क्वेयर बार। अगर आप सी स्क्वेयर बार को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल डिस्कस हम डिस्कस करेंगे किसे, मैक्सवेल लॉ ऑफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज मैं पहले लिख चुका हूं। तो मैक्सवेल लॉ को हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेटे जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं बुक पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने जरा नोट कर लीजिएगा अपने लॉन्ग टाइम लर्निंग के लिए ताकि आपको याद रहे। मैक्सवेल ने कहा कि अगर मैं एवरेज लेता हूं, लेट्स से मेरे पास सी एवरेज जो है वो वेलोसिटी है, अगर मैं एवरेज लेता हूं c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस सो ऑन और मैं डिवाइड करूंगा n1 से या n2 से या n3 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लेट्स से c1 अगर इस तरफ थे c2 इसके अपोजिट होंगे तो माइनस हो गया, c3 अगर इस तरफ है c4 इसके अपोजिट होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं इनको मीन लेने से पहले स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर ले लूँ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, आगे आने वाले का भी स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से c2 स्क्वायर प्लस
C3 स्क्वेयर प्लस सोन, यानी कि माइनस सारे खत्म हो गए। तो मैक्सवेल ने स्क्वायर लेके माइनस को खत्म किया, फिर इन स्क्वायर वाली वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। मैं इस तरफ बेटे लिख रहा हूँ, ज़रा साथ साथ रहिएगा। ये साइड में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मैं इस तरफ से कंटिन्यू रखूँगा, ज़रा आप साथ रहिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेलोसिटीज का स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। मेरे कैमरामैन अगर मुझे बता सकें कि बोर्ड में ये साइड क्लियर हो रही है तो मैं आगे चलता जाऊँ। ठीक है जी। अब मैक्सवेल ने पहले स्क्वायर ले लिया, माइनस ख़त्म किए सारे, अब इसका एवरेज लिया तो ये बन जाएगा जी सी स्क्वायर बार इक्वल हो जाएगा जी C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस सोन, और एवरेज लेना है आपने तो आप इनकी तादाद से डिवाइड भी करेंगे। C1 की तादाद N1 थी प्लस C2 की तादाद N2 थी, ठीक है, C2 की तादाद आपके पास N2 थी प्लस C3 की तादाद N3 थी प्लस सोन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लेट N1 मॉलिक्यूल हैव वेलोसिटी C1, इसी तरह N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो C2 है, N2 के लिए C2 एंड सोन। तो इस तरह फिर हम थोड़ा सा इसको पैराग्राफ में आप बता भी दीजिएगा, ज़रा आपके जो मैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे चलते जाते हैं बेटे। अब ये जो आपके पास बनी ये एवरेज है किसकी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज की। ठीक है, अब ये तो सारा स्क्वायर था लेकिन हमें तो वेलोसिटी सिंगल में चाहिए थी। मैं अपनी डिस्कशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले वेलोसिटीज का स्क्वायर लेके माइनस के साइन को ख़त्म किया, उसके बाद स्क्वायर में वेलोसिटीज आ गई, फिर इन वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया। ठीक है, एवरेज लेने के बाद फिर क्या किया, अगर आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो सी स्क्वायर बार स्क्वायर रूट भी ले लूँ तो इस तरफ का भी जो है वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है वो आपके पास कहलाएगी, ये कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपके पास क्या कहलाएगी बेटे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं, ये मीन स्क्वायर है, क्योंकि अभी आपने स्क्वायर रूट नहीं लिया, और ये आपके पास क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आप इसे CRMS से भी डिनोट करते हैं, और ये आपके पास इक्वल होती है किसके जी, स्क्वायर रूट 3RT बाय कैपिटल M। इसका फार्मूला है जी 3RT बाय कैपिटल M। अब ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन गई जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। अब अगर आप इसको देखें तो कहता है जी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मोलर मास के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि CRMS ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलर मास के। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो दोबारा से हम सीख लें। हमने सीखा कि आज के टॉपिक में हमने टॉपिक स्टार्ट किया KMT का। मैंने एक पैराग्राफ आपसे डिस्कस किया, उस पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा कि किस किस बंदे की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। बर्नौली की कंट्रीब्यूशन बताई, आपको क्लासियस की बताई, मैक्सवेल की बताई, बोल्ट्जमैन की बताई, और उसके साथ साथ वैन डर वाल की कंट्रीब्यूशन डिस्कस की। उसके बाद सबसे पहले बर्नौली को हमने शुरू किया। बर्नौली ने KMT दी थी, KMT के पास्टुलेट्स को हमने डिस्कस किया। वो सारे पास्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 1 by 1। ठीक है, इसके पास्टुलेट्स में 5 और 6 रॉन्ग पास्टुलेट थे, और ये जो 8 पास्टुलेट है इज़ एन इम्पोर्टेंट पास्टुलेट। उसके बाद हमने क्लासियस की कंट्रीब्यूशन को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी कि क्लासियस ने पास्टुलेट्स को स्टडी किया और काइनेटिक इक्वेशन दे दी, और काइनेटिक इक्वेशन आपके पास क्या थी, PV = 1/3 mNc² बार। यहाँ पे P हमें पता है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस,
एक मॉलिक्यूल का मास, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और c स्क्वायर बार यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो मैक्सवेल जो है वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को हमने डिस्कस किया, मैंने डायग्राम भी बनाई, मैंने आपको बताया कि कंटेनर में मौजूद मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज ऑपोजिट हो सकती हैं, तो अगर आप उनका सम लेने जाएंगे तो आपके पास जो सम है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम जो है वो एवरेज तो नहीं ले सकते, तो फिर हमने किया क्या, हमने स्क्वायर लिए वेलोसिटीज़ के ताकि हम माइनस के साइन को ख़त्म कर सकें। स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या किया, एवरेज लिया, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई। फिर हमने क्या किया, इस स्क्वायर को भी ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई, जिसका फार्मूला आपके पास बनता है 3RT/m। ये आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे अभी, ठीक है। और ये फार्मूला में क्या बताता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि मॉलिक्यूल की, किसी गैस के किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक था, इजी था, मुश्किल नहीं था। अगर आप फोकस के साथ सुनेंगे तो अपना बेटा लेक्चर नोट ज़रूर करें, अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, अपने लेक्चर ज़रूर नोट कीजिए। इसके साथ साथ यूनिक नोट्स देखिए, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको खुद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, ताकि आप यूनिक नोट्स को भी देखें साथ साथ। और डेली का काम बेटे डेली कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, बच्चों से प्यार करें, घर पे रहें, घर से बाहर नहीं जाएं, अपने आप को सेफ़ रखें और अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।